हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ऋतु शर्मा और अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और आप अच्छे होंगे। सो चलिए गाइस, जान लेते हैं दुनिया में चल क्या रहा है। हमारे देश में कहा जाता है बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। बट जो अच्छाई की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी होती है। जब तक अच्छाई अपने जूते पहन रही होती है, बुराई आधी दुनिया का चक्कर काट के आ चुकी होती है। आप कोई भी अच्छा काम कर लीजिए, वो कभी ट्रेंड नहीं करेगा, कभी वायरल नहीं होगा, बट कोई भी नेगेटिव चीज़ है वो तुरंत वायरल हो जाती है। मुझे पता है जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ इसकी रफ्तार धीमी होगी, पर अब ना सही, अब से 10 साल बाद सही, अब से 20 साल बाद सही, मुझे पता है अच्छा बदलाव ज़रूर आएगा और एक दिन लोग ज़रूर समझेंगे। सो गाइस, छोटी मोटी इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के चक्कर में छोटी मोटी कभी प्रोनाउंसिएशन या छोटे मोटे ग्रामेटिकल एरर्स आ सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और बट बिलीव मी गाइस, छोटे मोटे एरर्स 1 मिनट के अंदर दूर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के विचारों को बाहर लाने में कई बार सदियां लग जाती हैं। सो गाइस, 2020 के अकॉर्डिंग मीडिया के मुताबिक 2 जो केस हैं वो सबसे बड़े रहे हैं। पहला सुशांत सिंह केस और दूसरा हाथरस केस। जो हाथरस केस है वो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया, सोचिए। जो सुशांत सिंह मामले में एम्स की रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक हत्या की कोई पुष्टि नहीं हुई है और मुंबई जो कमिश्नर हैं वो ये बोल रहे हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन सही जगह डायरेक्शन में जा रही थी, पर इस तरह से सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स बनाए गए और एक नेगेटिव ट्रेंड सेट कर दिया गया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, हम लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, और बाद में केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अभी जो नेगेटिव जो फेक अकाउंट्स थे उनकी जाँच चल रही है। और हाथरस केस में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जीप पूरी तरह से काटने वाली और रेप वाली बात नेगेटिव ट्रेंड कराई गई थी, और अब इस मामले में अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। इसमें एक एंगल ऑनर किलिंग का भी सामने आ रहा है, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। गांव के कुछ लोगों ने बयान दिया है और कुछ कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शायद आरोपी और विक्टिम की बात होती थी, और अब हत्या किसने की इस मामले पे जांच होनी चाहिए और उसी आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए, किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ये बोल रही है जो अंतिम संस्कार है वो रात में इसलिए किया गया था कि जातीय दंगे भड़काने की साजिश की गई थी और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और अगर वो सुबह अंतिम संस्कार होता तो दंगे भड़कने की आशंका थी, इसलिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। जो कांग्रेस के जो नेता हैं जो वो हाथरस जा रहे थे, कोई भी बलरामपुर नहीं गया। उसका कारण ये है कि हाथरस में एक ऊंची जाति और नीची जाति की जो गणित है वो दिखाई दे रही थी, तो उनको एक वोट बैंक दिखाई दे रहा था। अच्छे अच्छे फ़ोटो खिंचवाए गए और ताकि वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सके। और अब एक जो केस है वो राजस्थान के करौली के बुकान गांव में सुनने को आ रहा है। वहाँ पर एक बाबूलाल जो पुजारी हैं उनको जिंदा जलाने का मामला सामने आ रहा है, और ये मंदिर भूमि के विवाद को लेकर ये मामला स्टार्ट हुआ था और ये काफ़ी टाइम से मंदिर भूमि पर विवाद चल रहा था। गांव वालों ने पुजारी को जो है ज़मीन दी थी खेती करने के लिए, और जो आरोपी हैं इसमें 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुख्य आरोपी को। 5 अभी फरार हैं, और ये लोग उस दिन भूमि पर कब्जा करने के लिए छप्पर लगा रहे थे। जब पुजारी ने विरोध किया तो इन्होंने पेट्रोल छिड़क कर उनको आग लगा दी और बाद में उनका पूरा शरीर झुलस गया। फिर बाद में उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया, जहां पर थर्सडे शाम को उनकी मृत्यु हो गई। और हम चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। और अब जो है शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चित काल तक उन पर कब्जा नहीं कर सकते, उनको आप ब्लॉक करके नहीं रख सकते, और आप एक निश्चित स्थान पर ही प्रदर्शन कर सकते हैं। जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे फरवरी में, उसकी प्लानिंग शाहीन बाग में हुई थी, और
इन्होंने 100 दिनों तक शाहीन बाग को घेरे रखा और बाद में 22 से 25 फरवरी के बीच दिल्ली में दंगे भड़के थे और उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में ही थे, उनसे 20 किलोमीटर की रेंज में दंगे चल रहे थे और ये कुछ लोगों की भारत को इंटरनेशनल लेवल बदनाम करने की साजिश थी और ये बहुत शर्म की बात है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सब गवर्नमेंट को नेगेटिव दिखाने के लिए किया जाता है और ये सब वोटों का खेल है। अब जो फेक न्यूज़ है का जाल जो है सोशल मीडिया पे बहुत बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर मामलों में यही देखने को मिल रहा है। जो मजदूरों का प्लान हुआ था वो भी फेक न्यूज़ की वजह से हुआ था। कुछ लोगों ने इस तरह से फेक न्यूज़ फैला दी कि अब तो खाने के लिए अन्न नहीं बचेगा और इसीलिए लोग उस टाइम पे जो खाद्य सामग्री स्टोर करने लग गए थे और लॉकडाउन बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए ये मजदूर रुके नहीं। गवर्नमेंट ने इनको बहुत समझाया तो कुछ लोग तो इतना चल चुके थे कि जब वो अपने गांव पहुंचे तो कुछ मजदूरों की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए हमें फेक जाल से सावधान रहना चाहिए। और सांसद की समितियों ने फेसबुक पर यह आरोप लगाया है कि वो विपक्ष दल के भड़काऊ भाषणों को हटाते नहीं हैं। फेसबुक के कुछ सदस्य या तो विपक्ष दल में काम कर चुके हैं या उनसे किस तरह से संबंधित हैं। तो अब सोशल मीडिया भी जानकारी के माध्यम से सेफ नहीं है। जब तक आप तीन चार जगह से कोई जानकारी कंफर्म ना हो जाए तब तक आप यकीन ना करें। और आजकल सही जानकारी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सो गाइज, अभी जो बेंगलुरु जो दंगे हुए थे वो भी फेसबुक पोस्ट की वजह से हुए थे। और अभी ये सुनने में आ रहा है जो कोरोना वायरस है ये किसी कंट्री की लैब में बनाया गया है और ये वहाँ के रेजिडेंट ने ये बात खुद कबूली है जो किसी और अभी कंट्री में शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने ये बताया कि कोरोना वायरस चमगादड़ के वायरस के साथ 2 और वायरस को मिलाकर बनाया गया है और इस तरह के और वायरस भी सामने आ सकते हैं। सो आप अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखें। अगर आपके आसपास पोल्यूशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। अब आजकल फिजिकल वॉर कोई नहीं करता, बायो वॉर, हाइब्रिड वॉर इस तरह से आ गया है। बायो वॉर में इस तरह से वायरस फैला दिया जाता है और हाइब्रिड वॉर में जो कंट्रीज़ हैं उनके डाटा पर, आईटी डाटा पर नज़र रखी जाती है। जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन पे नज़र रखी जाती है। और गवर्नमेंट ने जो ऐप्स है इसलिए बैन किए थे क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशंस पे नज़र रखी जा रही थी। तो जितना हो सके अपनी जो सेटिंग्स हैं सोशल मीडिया पे उनको प्राइवेट रखें और एक सीमित दायरे में सोशल मीडिया का यूज़ करें। सो गाइज, अभी अब तृतीय विश्व युद्ध का एक खतरा पैदा हो रहा है। 2 देश हैं जिनके बीच 27 सितंबर से महायुद्ध चल रहा है और ये 2 देश हैं अजरबैजान और आर्मेनिया। सो 10-12 दिन हो गए हैं। दोनों तरफ से मिसाइल और बमबारी जो है रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है और वहाँ के लोग जो हैं अंडरग्राउंड हाउसेस में रहने को मजबूर हो गए हैं। और इस युद्ध में लगभग 244 सैनिक और 19 के करीब आम नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। और ये जो विवाद है ये नगोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर चल रहा है। 1994 से 1994 के बीच दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था और 25 सालों से इस एरिया के ऊपर विवाद चल रहा है। और अमेरिका, फ्रांस और रूस ने इन दोनों देशों को समझाने की बहुत कोशिश की और दोनों को शांति समझौते की सलाह दी। आर्मेनिया फिर भी कुछ हद तक समझौते को तैयार है, बट अजरबैजान किसी भी मामले में समझौते को तैयार नहीं है। तुर्की के ऊपर अजरबैजान को भड़काने की बात सुनने में आ रही है और जितने भी इस्लामी देश हैं, तुर्की, पाकिस्तान, इजराइल, ये अजरबैजान के साथ आ गए हैं और फ्रांस और रूस आर्मेनिया का समर्थन कर रहे हैं। जो ईरान है उसकी सीमाएं भी दोनों देशों से मिलती हैं, तो ईरान ने भी इन दोनों को शांति समझौते की सलाह दी है। जो रूस है उसका रक्षा समझौता आर्मेनिया के साथ है और रूस की एक सेना भी आर्मेनिया में तैनात है। रूस को ये चिंता है कि जो अजरबैजान में कुछ लोग हैं ये आतंकवादी हैं जो कि मिडल ईस्ट से लाए गए हैं और अगर ये आर्मेनिया में एंटर करते हैं तो ये रूस के दक्षिण इलाके तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मोर्चा संभालने के लिए रूस को आगे आना पड़ेगा और रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके पास परमाणु बम है। अगर वो आता है आगे तो जितने भी इस्लामी देश हैं वो भी आ सकते हैं। तो एक विश्व युद्ध का जो खतरा है वो पैदा हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि भारत किसका साथ देगा। भारत के दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, बट आर्मेनिया के साथ ज़्यादा मधुर संबंध रहे हैं। आर्मेनिया के साथ भारत का
भारत ने 4 करोड़ के हथियारों की सप्लाई की डील भी की थी और आर्मेनिया के राष्ट्रपति 3 बार भारत में दौरे पर भी आ चुके हैं। जबकि अजरबैजान के साथ 20 साल में ऐसे कोई मेलजोल के ज़्यादा संबंध नहीं रहे और अजरबैजान कई बार भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर बोल चुका है। बट अगर भारत आर्मेनिया का साथ देता है तो बाकी इस्लामी देश संगठित होकर कश्मीर मुद्दे में भारत के खिलाफ आ सकते हैं। तो इसलिए अभी भारत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। भारत ने दोनों ही देशों को शांति की सलाह दी है और हम ये उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो। बोलते हैं युद्ध आखिरी ऑप्शन होता है, बट युद्ध कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि युद्ध सिर्फ तबाही लेकर आता है। ये हमें महाभारत के युद्ध से सीखना चाहिए। एक बार कौरव अटैक करते हैं, एक बार पांडव अटैक करते हैं और एट द एंड दोनों ही खानदान पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जो जीतता है उसके यहाँ खुशियाँ मनाने वाला कोई नहीं बचता, जो हारता है उसके यहाँ रोने वाला कोई नहीं बचता। जितना हो सके हमें बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने हमेशा अभी तक हम किसानों के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, जो लड़कियों के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर, नेचर के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, सही मुद्दों के ऊपर मैं अवेयरनेस बढ़ा सकूं और सही जानकारी दे सकूं। गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह से मैं जो एक अच्छी मेरी चेन है, चेन ऑफ गुडनेस, उसको आगे बढ़ा सकूं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। और सब्सक्राइब द चैनल एंड एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि 1947 में कौन सा व्यक्ति सबसे अमीर था भारत का, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन 1947 की आज़ादी में किन लोगों का हाथ था ये बच्चे बच्चे को पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा कमाकर ही अपनी पहचान बना सकते हैं। कई बार दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है। दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।